हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और अभी मैं आपको बताने वाली हूं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम्स में आपको कैसे हाईएस्ट स्कोर करना है। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका यूजीसी नेट का जून 2026 के आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि ये आपके जो एग्जाम हो रहा है ये आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में हो रहा है और यहाँ पर आपको कॉम्बो मिल रहा है अपने दोनों पेपर्स का, यानी कि इस कॉम्बिनेशन में आपको आपके पेपर 1 प्लस पेपर 2 इन दोनों के लिए आपको कंप्लीट 3 आवर्स मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपके पास एक चॉइस है कि आप फर्स्ट पेपर भी पहले कर सकते हैं और सेकंड पेपर भी पहले कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए चॉइस है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक अपना अडॉप्शन करना है अपने सबसे ज्यादा जो आपके ये कहते हैं कि जो कॉन्फिडेंस वाला जो आपका सेक्शन है उसको आपको यहाँ पर अडॉप्ट करना होगा। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस हैं और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स इन दोनों का टोटल आपका हो रहा है 150 क्वेश्चंस का, जो आपको टोटल 3 आवर्स में कवर करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक सेगमेंट इस तरीके से डिजाइन करना होगा कि जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं उसको आपको कम से कम 50 to 60 मिनट में आपको इनको यहाँ पर कवर करना होगा, जिससे कि आपका बफर टाइम पेपर 2 के लिए आपके पास हो। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर आप सारा टाइम पेपर 1 में दे देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर 1 जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, उसमें हम अगर थोड़ा सा भी टाइम डिवोशन करें तो हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपना पूरा टाइम पेपर 1 को नहीं देना है। हमें वहां पे अपनी क्लॉक का, अपनी घड़ी का ध्यान रखना है और हमें उसमें अपना टाइम डिवोट करते हुए अपने पेपर 1 को सिर्फ और सिर्फ 50 to 60 मिनट्स ही देनी है। स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास है कि आप पेपर 1 में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं या पेपर 2 में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अगर आप पेपर 2 में ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप पेपर 2 को पहले कीजिए। अगर आप पेपर 1 को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यानी कि उसमें अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो आप पेपर 1 को कंप्लीट कर दीजिए। वैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको पहले पेपर 1 ही करना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 को अगर आप करेंगे तो पेपर 1 को आप पहले 50 to 60 मिनट्स में कवर कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास जो भी टाइम पीरियड बचेगा वो सारा का सारा आप डिवोट कर सकते हैं अपने सेकंड पेपर में। दैट मीन्स यहाँ पर आपको 120 to 140 मिनट्स मिल सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये बात तो आप मानेंगे कि जो पेपर 2 होता है हमारा, जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आता है, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग भी होता है, ट्रिकी भी होता है। जो आपका एग्जामिनर होता है वो उसी में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, अगर आप पेपर 1 आपको कंप्लीट कर देंगे टाइम पर तो वहां से आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आप अपने पेपर 2 में हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे, ज्यादा अपना कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर पाएंगे और अपना मेंटेन भी कर पाएंगे एक कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट सारा का सारा अपना फर्स्ट पेपर कंप्लीट करने के बाद सारा डिवोशन अगर आप पेपर 2 पर दे देते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पर एलोकेशन करना कैसे है अपने पेपर का। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इन 150 क्वेश्चन में जैसे कि आप जानते हैं हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, 2 मार्क्स का ईच हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसका मतलब है आपके टोटल कितने हो रहे हैं, 300 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा यहाँ पर एग्जाम पेपर बैठता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, यानी कि अगर आप नेट की प्रिपरेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप जनरल कैटेगरी से तो यहाँ पर आपको कम से कम 60% स्कोर करना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको 60% के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 150 का 60% यानी कि 90 to 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सही करने होंगे अगर आप अपना नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं और उसकी पूरी गारंटी अगर अपने साथ रखना चाहते हैं कि पूरा एश्योरेंस है हमें कि हाँ भाई हमारा 110% हमारा नेट तो क्लियर हो ही जाए। तो उसके लिए आपको टारगेट रखना है कि आपके 90 to 100 क्वेश्चंस दोनों में क्लियर होने चाहिए। आपका इतना अच्छा स्कोर, आपका इतना अच्छा बूस्टअप वहां पर होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें जेआरएफ के लिए,
तो जेआरएफ में स्टूडेंट्स आपको एटलीस्ट 75% स्कोर करना होगा। 75% आपके क्वेश्चंस यहाँ पर सही होने चाहिए, यानी कि 70 भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, 70 to 75 आपके यहाँ पर सही होने चाहिए। दैट मीन्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपके जो हैं 115 to 120 क्वेश्चंस आपको टारगेट करके चलने हैं कि वहां पर आपके सही क्वेश्चंस हो। स्टूडेंट सिंस आपका हम यहाँ पर बात करें तो आपके एग्जाम में अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं आई है, नेगेटिव मार्किंग आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा आप ये नहीं करेंगे कि नहीं मुझे क्वेश्चन को आज सारे के सारे सॉल्व करने हैं। 150 के 150 क्वेश्चंस सॉल्व करने की जिद मत उठाइएगा कि मुझे आज ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही जाना है, नहीं, जिद नहीं पकड़नी है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एम रखना है कि आपका जो क्वेश्चन आपको इजीली आते हैं, सबसे पहले टारगेट करने हैं वो वाले क्वेश्चंस जो आपको इजीली आते हैं। यानी कि यहाँ पर आपके स्टूडेंट, जैसे आप जानते हैं जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, सबसे पहला जो आपका सेगमेंट होता है वो डिफिकल्ट पोर्शन में होता है। उसके बाद रहता है आपका मॉडरेट और लास्ट आपका रहता है इजी। तो स्टूडेंट जैसे कि आपका ये क्वेश्चन पेपर रहेगा तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, यानी कि एक बार गो थ्रू करना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद आप इनमें जो भी आपको लगते हैं क्वेश्चंस कि हाँ ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं, कि अगर आप इस पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है इजी वाले क्वेश्चंस पर। ठीक है, उसके बाद जैसे आपके इजी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको कंसंट्रेट करना है मॉडरेट क्वेश्चंस पर। ठीक है, फिर आपको टारगेट करना है कि अब मैं मॉडरेट क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको मार्क कर दीजिए, या फिर अपनी रफ नोटबुक जो होता है, जो आपके पास रफ पेपर मिलेगा, उस सेक्शन पे आप लिख लीजिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने भी नहीं किया है, इसको मुझे लास्ट में करना है। लास्ट में एक छोटा सा, मतलब एक आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होती है, आपकी रफ शीट आपको मिलती है, उसमें यहाँ पर लेफ्ट में, सॉरी राइट कॉर्नर में आपको क्या करना है, एक छोटा सा कॉर्नर रेडी कर देना है। इसमें आपके जो क्वेश्चंस आपने नहीं करे हैं अभी, जो आप क्वेश्चंस आपने अभी छोड़ दिए हैं फॉर लास्ट पीरियड, उसके लिए आप यहाँ पर क्या करें, अपने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है। इजी क्वेश्चंस जैसे ही हो जाए उसके बाद फोकस करना है मॉडरेट क्वेश्चंस पर। मॉडरेट क्वेश्चंस होने के बाद भी आपके पास बफर टाइम बचेगा, किस चीज के लिए, अपने डिफिकल्ट सेक्शन को कवर अप करने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर करना ही ये है कि सबसे पहले तो आपको इजी क्वेश्चंस पर टारगेट करना है, फिर आप मॉडरेट क्वेश्चंस पर करेंगे। उससे होगा क्या स्टूडेंट, उससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे हो जाएगी कि अगर आपके पास पहले आपने बफर क्वेश्चन कर लिए, यानी कि आपका टारगेट है यहाँ पर 90 to 100 क्वेश्चन करने का, और आप तकरीबन यहाँ पर 120 मिनट्स में इसमें से अगर आप 60 to 70 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे कर चुके होंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 to 30 क्वेश्चन टारगेट ही करने रह जाएंगे इन योर 60 मिनट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उसके लिए ये वाला टाइम पीरियड अच्छा है, सफिशिएंट है, आप इसमें इजीली आप ये वाले क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हेल्पफुल भी होते हैं, मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है। लेकिन स्टूडेंट इन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको करना क्या है, यानी कि जब आपके ये 3 आवर्स का, यानी कि जो 180 आवर का जो आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, उससे पहले जो आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, यानी कि जो आपका एंट्री टाइम होने के बाद जो आपकी सिटिंग टाइम होता है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें स्टूडेंट्स आपको कुछ काम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे बाद के लिए छोड़ देते हैं और उसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं करना है। जैसे कि पहले अगर सबसे पहले बात करें तो स्टूडेंट बच्चे क्या करते हैं, अब जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी बहुत हो रही है, पानी वानी सब पीते रहते हैं, डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं, थकान भी महसूस हो जाती है। तो अपने सेंटर पे जाने के बाद, अपने सिस्टम पे बैठने से पहले, जैसे ही आपको लगे कि 10 मिनट रह गए हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, गो टू वॉशरूम एंड गेट फ्रेशन अप। सबसे पहले फ्रेशन अप होइए, मुंह धोइए, हाथ वगैरह सब अपनी क्लीन कीजिए, टॉवल लेकर जाइए, जो नैपकिन होता है, जो छोटे वाला टॉवल होता है, जस्ट कैरी इट विद योरसेल्फ।
ठीक है, उसको लेकर जाइए, सबसे पहले अपना मुंह हाथ वगैरह धोइए, फ्रेशन अप फील कीजिए, पानी की बोतल अपने साथ जरूर कैरी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, और हाँ स्टूडेंट्स, पानी की बोतल आपको जो लेकर जानी है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का यूजीसी गाइडलाइंस में आपके पास मेंशन भी है, जो आपके पास पूरा आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें ये सब कुछ मेंशन भी होगा कि आपका ड्रेस कोड क्या रहेगा। आपको बिल्कुल सिंपल अपने ड्रेस कोड रखना है, बाल जो लड़कियां हैं उनको अपने बाल ऐसे टाई करने हैं कि वो सिंपल वे में आपके टाई हों, यानी कि आपकी कुछ गुथ वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बॉयज भी अपना जो आउटफिट रखे वो थोड़ा सा सिंपल रखना है, गर्ल्स भी अपना आउटफिट सिंपल रखें, सिंपल एंड सोबर होना चाहिए, ज्यादा फंकी स्टाइल वहां पे नहीं आप कैरी कर सकते हैं। वॉचेस आपको नहीं कैरी करनी है, रिंग्स, इयररिंग्स, जो भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं यू कैन नॉट कैरी विद दैट, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आप अपने सिस्टम पे जब बैठ जाएंगे तो सिस्टम पे बैठने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है अपना माउस, कि जो आपका माउस है क्या वो वर्किंग कंडीशन में है, सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं करना है। कीबोर्ड का आपको वहां पर कोई यूज नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो कीबोर्ड पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए कीबोर्ड को चेक करने के लिए। कीबोर्ड आपका बिल्कुल भी यूज नहीं होता है, कीबोर्ड को आपको पड़ा रहने दीजिए, ठीक है। आपको फोकस करना है अपने माउस पर, माउस आपका सही वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो अपने इन्विजिलेटर से तुरंत कहिए कि हमारा सर जो माउस है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, या फिर अगर आपके सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके राइट कॉर्नर में यहाँ पर आपका जैसे ही पूरी आपकी स्क्रीन आएगी, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स होंगी विद योर फोटोग्राफ, ठीक है। अपने एडमिट कार्ड से अपनी सारी की सारी डिटेल्स मैच कीजिए। अगर कुछ भी आपको वहां पे गलत लगता है या कुछ भी आपको मिसमैच लगता है, इन्विजिलेटर से तुरंत कहिए कि ये मेरी डिटेल से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, और आप अपने सिस्टम को तुरंत रेक्टिफाई करवाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे आपके वो वाले काम जो आपको सबसे पहले करने हैं, और मैंने उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बताया जो आपका एलोकेशन है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपना स्मार्ट अटेम्प्टिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मार्ट अटेम्प्टिंग टेक्निक। इसमें हम सबसे पहले क्या बात करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहां पर करना है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है, ठीक है, अब जैसे आपने इजी कर लिए, मॉडरेट कर लिए, अब हम डिफिकल्ट सेक्शन पर आ रहे हैं। अब डिफिकल्ट सेक्शन में एलिमिनेशन मेथड आया और वहां पे आपको सही आंसर नहीं पता है किसी भी क्वेश्चन का, या फिर आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो डोंट गेट स्टक विद योर क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ बिल्कुल भी स्टक मत बनिए। क्वेश्चन को ईगो या फिर बिल्कुल भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे नहीं लेना है कि नहीं आज तो मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाऊंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर फॉर द रिमेनिंग चॉइस। आपको करना क्या है, आपको अपने सेलेक्टेड जो आपके ऑप्शंस है उसमें से रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपके होंगे, रिमेनिंग जो आंसर्स होंगे उसमें एलिमिनेशन करना है। करना क्या है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है A, B, C और D। अब आपको सही आंसर नहीं पता है, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर वो वाले क्वेश्चंस को जो आपको लगते हैं कि हाँ ये बिल्कुल गलत होंगे उनको पहले कट करते चले जाइए। 2 कट हो गए, 50% बच गए। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, अब उसके बाद आपको उसमें से क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे और उसके साथ आप देखेंगे कि कौन से वाला ऑप्शन आपका ज्यादा लिंक कर रहा है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। अगर क्लियर हो पा रहा है, कंफ्यूजन थोड़ा सा भी अगर आपका हो रहा है, यानी कि अगर आपको 70 और 30 का रेशियो भी बन रहा है क्वेश्चन में, तो आप आंसर अटेम्प्ट कीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 50-50 है, लीव दैट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं थोड़ा सा यानी कि 1 या 2 मिनट अगर मैं इस क्वेश्चन पे लगाऊंगा तो मेरा आंसर हो जाएगा, तो फिर क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। लेकिन ईगो पे बिल्कुल मत लीजिए कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करके ही रहूंगा चाहे कितना टाइम लग जाए। नहीं, टाइम के साथ बिल्कुल भी खेलवाड़ मत कीजिए, बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि नहीं ये तो मेरी ईगो पे बात आ रही है तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही रहूंगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। सेकेंड आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको रीडिंग करनी है केयरफुली।
रीडिंग करनी है आपको केयरफुली, जो आपका सेकंड प्रोपोर्शन रहेगा। इसमें आपको करना है वॉच आउट करना है जो आपके नेगेटिव वर्ड्स हैं। नेगेटिव वर्ड्स पे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, पूरा स्टेटमेंट आपका सही होता है लेकिन लास्ट में आपके बोल देते हैं कि कौन सा इसमें से नहीं है, यानी कि नॉट दिखता नहीं है, ये क्वेश्चन में ये दिखता नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरे सेंटेंस का मतलब बदल देता है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में नोट को नहीं पढ़ते हैं या फिर यहाँ पर एक्सेप्ट को नहीं पढ़ते हैं। एक होता है एक्सेप्ट। ये दोनों क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उनके तो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, और जो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए बैठते हैं उनके ये दुश्मन होते हैं। तो हमें इस दुश्मन से बच के रहना है। ये वहां पे बैठे हैं हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करने हैं, हमें इन क्वेश्चन को पहले से ही हाईलाइट करना है। जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ें, जब भी हम क्वेश्चन पर पहुंचे, सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और इन नेगेटिव वर्ड्स को पहले ही हाईलाइट कर लेना है और इन नेगेटिव वर्ड से बचाव करके चलना है, ठीक है। किसी भी वर्ड में, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका नॉट या फिर एक्सेप्ट आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसका पूरा मतलब चेंज हो चुका है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन जो आपका पॉजिटिव हो रहा था वो तुरंत नेगेटिव हो गया है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो थर्ड पॉइंट आपका रहेगा असर्शन एंड रीजन। स्टूडेंट्स बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है असर्शन और रीजन को लेकर, ठीक है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको एक्चुअली यही नहीं पता चल पाता है कि असर्शन सही है, रीजन सही है, और अगर दोनों सही है तो उनको यही नहीं पता होता है कि इसके बीच में रिलेशन है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको असर्शन और रीजन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, असर्शन को अलग और रीजन को अलग सॉल्व कीजिए, ठीक है। बिल्कुल इंडिपेंडेंटली उसको देखिए कि क्या इनमें से कौन से वाला स्टेटमेंट सही है। अगर आपका असर्शन आपको लगता है कि हाँ ये वाली बात सही है, रीजन आपने देखा वो भी बात सही लग रही है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है कि क्या जो हमारा रीजन है वो असर्शन को आइडेंटिफाई यानी कि डिफाइन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, दोनों के सब्जेक्ट्स को मेंशन करना है। असर्शन में जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, उसको लिख लीजिए। रीजन में जो आपका सब्जेक्ट है उसको ध्यान से लिखिए। उसके बाद उन सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन देखिए। अगर उन दोनों सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन मिल जाता है, इसका मतलब है रीजन आपका असर्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है। और अगर उन दोनों की सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन नहीं मिल पाता है तो उसके में आपको सिंपल बी ऑप्शन रहेगा। डिफाइन कर रहा है तो ए ऑप्शन, नहीं कर रहा है तो सिंपली बी ऑप्शन। इन दोनों का मतलब तो आपको पता ही है। ए क्या कहता है आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी ऑप्शन क्या कहता है, बोथ assertion and reason are correct and reason is not the correct explanation of assertion, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको करना क्या है, assertion और reason को दोनों को इंडिपेंडेंटली पहले सॉल्व करना है। उसके बाद दोनों के सब्जेक्ट्स को देखिए, उन दोनों के सब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन देखिए, ठीक है। और लास्ट आपका यहाँ पर क्या रहेगा, लास्ट हमारा जो यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपको कॉम्प्रीहेंशन पर ध्यान देना है। कॉम्प्रीहेंशन में स्टूडेंट्स, कॉम्प्रीहेंशन का जैसे अगर आपने हमारी कॉम्प्रीहेंशन, अगर स्टूडेंट्स आपने हमारी जो प्रीवियस वीडियो होगी कॉम्प्रीहेंशन की, मैंने वहां पे आपको इजीली डिस्क्राइब किया था कि कॉम्प्रीहेंशन आपको करना क्या है। तो कॉम्प्रीहेंशन स्टूडेंट्स करने के लिए आपको बेसिकली करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस को रीड आउट करना है और वहां से अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। पैसेज पढ़ने मत बैठना। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं नोट कर लीजिए, उनको एक जगह पर छोटा छोटा सा नोट कीजिए। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्या करना है, उनके कीवर्ड्स को नोट कीजिए। और उसके बाद जब आप अपना वो पढ़ने लगे, कॉम्प्रीहेंशन को जब स्टडी करें, तो उन कीवर्ड्स को ध्यान में रख के करिए। जैसे अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा, उसमें से अगर आपको कोई भी एक कीवर्ड मिल गया, तुरंत जंप कर दीजिए उस वाले क्वेश्चन पर। उसके क्योंकि अगर उस वाले कीवर्ड में वो वाला कीवर्ड अगर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल गया तो 90% चांस है कि सेम कॉम्प्रीहेंशन में, सेम पैराग्राफ में आपको उस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हैंड टू हैंड आपको वहां पर आंसर्स को आइडेंटिफाई करना चलना है।
ये नहीं करना है कि पहले पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टडी कर दिया, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन को फिर दोबारा पढ़ना है। नहीं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन में कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। और उसके साथ यहाँ पर क्या है आपका होगा मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग्स आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत आते हैं। कहां पर होता है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जब भी आपको मैचिंग करनी हो तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके यहाँ पर 4 ऑप्शंस हो गए, A B C D, 1 2 3 4, ये ऑप्शंस हो गए। अब आपको बिल्कुल श्योर है कि A का ऑप्शन 4th ही है, ठीक है। आपको क्लियरली यहाँ पे डिफाइन है कि A का आंसर तो 4th ही होगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं कि A का 4th है, B का 3rd है, C का यहाँ पर 2nd हो गया, D का यहाँ पर 1st हो गया। सेकंड ऑप्शन हो गया A का 4th, B का 2, C का 3, D का 1। ऐसे आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पर अगर आपका A का 4th है, A का 4th है, A का 4th है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्या है, ये वाला भी सेम हो रहा है, ये वाला भी सेम हो रहा है, यानी कि आपका जो 3rd और 4th था वो तो कट हो गए ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस देखना है B और C के बीच में। तो B और C में फिर यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, ये होता है स्टूडेंट्स आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। या फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना और उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट कीजिए अपने रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस को, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पर फोकस करने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स है उसके भी पे आपको यहाँ पर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके कुछ स्पेसिफिक मैंने आपको ऑर्डर बताया है, सब्जेक्ट ऑर्डर बताया है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस को सही तरीके से मैक्सिमम वे में एफिशिएंसी के साथ स्कोर कर सकते हैं, हाईएस्ट वे में स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपली करना क्या है, लॉजिकली थिंकिंग रखनी है, क्यों लॉजिकली थिंकिंग से क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन पेपर 100% का है तो यहाँ पर 70% ही आपको वो मिलेगा जो आप पढ़ कर गए हैं। 30% जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपको वहां पर ऐसा मिलेगा जो ना आपने सोचा होगा, ना आपने कभी देखा होगा। एग्जामिनर यहाँ पर देखता है कि आप लॉजिकली कितना सोचते हैं, लॉजिकली आपकी जो थिंकिंग पावर है वो कितनी ज्यादा स्ट्रोंग है। तो यहाँ पर जब ये आपकी 30% क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फुल कंसंट्रेशन रखना है और पूरी ऑनेस्टी के साथ सोचना है और वहां पे खुद को इमेजिन करना है। जो भी वहां पर सिचुएशन आपको मिलेगी उस सिचुएशन में खुद को रखिए कि अगर मैं इस वाली सिचुएशन में होता और एज अ जो भी आपकी पर्सनालिटी उसमें मेंशन की गई हो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर क्या डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को देखिए, यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग रखनी है, उसके बाद क्या करना है, आपको रहना है फोकस्ड। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप अपना फोकस मेंटेन नहीं कर पाए, थोड़ा सा भी अगर आपने अपना फोकस लूज किया तो क्वेश्चन गलती होने में मिनट भी नहीं लगेगी, ठीक है। और साथ साथ आपको क्या करना है, मेंटेन करनी है अपना फुल कंसंट्रेशन थ्रू आउट द क्वेश्चन पेपर, थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। मेंटेन द कंसंट्रेशन out the exam। क्यों स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन से क्या होगा, कंसंट्रेशन से होगा कि कई बार क्या होता है कि हम गलती करते करते अगर हम कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हैं तो हम वहां पर रुक जाते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन हमारे और हमारी गलतियों के बीच में एक बैरिकेड का काम करता है। तो आपको क्या रखना है, आपको सबसे पहले लॉजिकली थिंकिंग के साथ आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। स्टे फोकस्ड ऑलवेज, ठीक है, फोकस्ड रहना है अपने सभी क्वेश्चंस पर। और लास्ट में कंसंट्रेशन बनाकर रखनी है पूरे एग्जाम के बीच में। अगर स्टूडेंट्स आप ये वाली ट्रिक्स को, ये वाले मेथड्स को अगर आप यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो स्टूडेंट इट्स माय गारंटी कि आप अपने नेट का नहीं बल्कि जेआरएफ का टारगेट जल्दी से अचीव करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स जल्दी से लगे रहिए अपनी तैयारी में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट आवर चैनल। मैं जल्दी से जल्दी आपके सभी
जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपके पास कोई भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस बचनी नहीं चाहिए। जो भी मैं आपके पास आपके एग्जाम तक, बल्कि आपके एग्जाम होने के बाद भी जो भी आपकी अपडेटेड नोटिफिकेशंस होगी वो सब आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करती रहूंगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपडेटेड नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।